आगे देखते हैं अगली वर्कशीट में। नीचे दिए गए तीर के निशान क्या दर्शाते हैं? उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, देखिए ये घास का तीर का निशान इधर है खरगोश की तरफ, और खरगोश के बाद ये है भेड़िया। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि घास को खाता है खरगोश और खरगोश को खाता है भेड़िया। तो यहाँ आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। भेड़िया खरगोश को खाता है, ये विकल्प इसमें सही है, तो आप इस पर सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह से आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें दूसरा प्रश्न है। नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला में जीवों को दर्शाया गया है। आपको क्या करना है, इस खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सबसे पहले पेड़ पौधे, फिर कीड़े, फिर पक्षी। देखिए जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य से सबसे पहले सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सौर ऊर्जा से पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, और फिर वो जो भोजन बनाएंगे पेड़ पौधों को पोषण मिलेगा, फिर उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे पेड़ पौधों को, और फिर कीड़ों को पक्षी खाएंगे। तो यहाँ पर ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा। आगे देखते हैं। प्रखर किताब में पढ़ता है कि सभी प्राणियों और वनस्पतियों का भोजन सूर्य पर निर्भर करता है। इस वाक्य से आप कितना सहमत हैं, लिखिए। तो देखिए ये वाक्य बिल्कुल सही लिखा है। ये पूरी तरह से आपको इससे सहमत होना है। आप लिखेंगे पूरी तरह से हम इससे सहमत हैं, क्योंकि सूर्य के कारण वनस्पतियां भोजन बनाती हैं, और फिर जो पेड़ पौधों पर निर्भर अन्य प्राणी हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपना भोजन उन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, और फिर जो पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर हैं वो अपना भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो उन्हें नहीं खा पाएंगे। पूरी तरह से आप सहमत हैं, ये लिखिएगा आगे। सूर्य के कारण वनस्पतियाँ भोजन बनाती हैं, और फिर उन पर और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे उन पर निर्भर प्राणी उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सूर्य की सहायता से पेड़ पौधों ने भोजन बनाया, तो पेड़ पौधों को पोषण मिला, पेड़ पौधों ने वृद्धि की, और फिर आगे जो अन्य प्राणी हैं, अन्य जीव जंतु हैं, उन्होंने भोजन प्राप्त किया किससे? इन पेड़ पौधों से। तो मेन बात क्या है, अगर सूर्य नहीं होगा तो ये पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, इनका विकास नहीं होगा, इनका पोषण इन्हें नहीं मिलेगा, ये मर जाएंगे। जब ये मर जाएंगे तो इन्हें भोजन नहीं मिलेगा, अन्य प्राणियों को, तो फिर ये भी मर जाएंगे। तो इस तरह से ये सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। आगे देखते हैं। जंगली बाघ, भेड़िया, शेर और तेंदुआ जैसे जानवर पौधे नहीं खाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे पौधों के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या आप एक उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं? देखिए अगर पौधे नहीं होंगे तो चाहे शाकाहारी जानवर हों या फिर मांसाहारी जानवर हों, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। कारण क्या है? देखिए जो यहाँ जानवरों के नाम लिखे हैं, बाघ, भेड़िया, शेर, तेंदुआ, ये सभी मांस खाने वाले जानवर हैं, और ये किन जानवरों को खाते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, शाक सब्जी खाते हैं, उन जानवरों का, ये मोस्टली उन्हीं जानवरों को खाते हैं। तो जो शाकाहारी जानवर हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधों से जब वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं तभी वो जिंदा हैं। कौन? शाकाहारी जानवर। शाकाहारी जानवर को क्योंकि भोजन मिल रहा है पेड़ पौधों से, इसलिए वो जिंदा हैं, और इसलिए फिर उन्हें मांसाहारी जानवर खा पा रहे हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी जानवर या घास फूस खाने वाले जानवर नहीं बचेंगे, और जब घास फूस खाने वाले जानवर नहीं बचेंगे तो फिर मांस खाने वाले जानवर भी नहीं बचेंगे। तो इस तरह से ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये जानवर मांस अर्थात शाकाहारियों को खाते हैं, और शाकाहारी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो शाकाहारी जीव नहीं बचेंगे, और फिर मांसाहारी जानवर भी नहीं बचेंगे। इसलिए पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मांसाहारी, उत्पादक, उपभोक्ता, सर्वाहारी। जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी, उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं वो उपभोक्ता हैं। सर्वाहारी जो घास फूस भी खाते हैं, मांसाहारी भी हैं, और साग सब्जी भी खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। देखते हैं। जो उत्पादक के द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं।
वो जो सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, और जो वनस्पति और दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। आगे देखते हैं, ये अगली वर्कशीट है। इसमें नीचे दिया गया चित्र एक अधूरी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है। देखिए, घास के बाद ये टिड्डा है, फिर आगे ये बंदर है। अब आपको क्या करना है, खाद्य श्रृंखला में बंदर के बाद निम्न में से कौन सा जानवर आएगा। तो बंदर के बाद आएगा ये टाइगर, ये बंदर के बाद आएगा बाघ, क्योंकि घास को टिड्डा खा सकता है, टिड्डा को ये बंदर खा सकता है। बंदर के आगे ये जो यहाँ पर आएगा, ये आएगा बाघ। बाघ बंदर को खा सकता है, क्योंकि खरगोश नहीं खाएगा, हिरण नहीं खाएगा, ये जो है गैंडा है ये नहीं खाएगा इसको। ये इस तरह से जो है श्रृंखला आप इसको पूरा करेंगे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न है इसमें, नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें क्या करना है, घास, टिड्डा, चिड़िया, सांप और चील। तो अब आपको इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन कहलाएगा। तो इसमें जो घास है, हरी घास है, ये उत्पादक है। शाकाहारी प्राणी कौन है, जो शाक सब्जी घास फूस खाएगा, वो टिड्डा है, तो ये शाकाहारी में आएगा। मांसाहारी प्राणी कौन है, देखिए जो प्योर यहाँ पर मांसाहारी है वो चील है, तो चील इसमें मांसाहारी में आएगा। आगे, खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता कौन है। तो इसमें प्रथम उपभोक्ता कौन है, सबसे पहले उपभोक्ता आया है टिड्डा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टिड्डा। खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता कौन है, तो ये है चिड़िया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चिड़िया। इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, सन 1940 में एक टापू पर भूरे रंग का सांप आ गया, जिसकी वजह से एक समूह वर्ग की संख्या घट गई और कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। वह प्राणी कौन सा होगा जिसकी संख्या टापू पर सांप के लाए जाने से घट गई होगी। तो यहाँ पर देखिए, भूरे सांप की वजह से मेंढकों की संख्या घट गई होगी, जिसके वजह से वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की संख्याओं में वृद्धि हुई होगी। तो क्योंकि सांप मेंढक को खाएगा, इसमें पक्षी, बंदर और बाघ, इन्हें तो वो नहीं खा पाएगा, तो वो मेंढक को खाएगा सबसे ज़्यादा, तो इसलिए मेंढकों की संख्या कम हो जाएगी। और क्योंकि मेंढक कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, इसलिए कीड़े मकोड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। कौन सा जीव भोजन के रूप में मृत जानवरों के मलमूत्र, पौधों के पत्तों के साथ साथ पौधों के कचरे को भी विघटित करते हैं, उन्हें हम विघटक कहते हैं। तो आप यहाँ पर विघटक इस शब्द को चुनाव करेंगे, इस विकल्प को सही चुनेंगे। आगे चौथा प्रश्न है, दिए गए खाद्य जाल के अनुसार पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक ये खाद्य जाल दिया गया है, इस प्रश्न के आधार पर आपको ये इस चित्र के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। चूहे को कौन कौन खाता है, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सांप और ये बाज, ये दोनों के दोनों सांप और बाज ये चूहे को खाएंगे। बाज क्या क्या खाता है, तो बाज छिपकली को भी खाता है, टिड्डा को भी खाता है, खरगोश को भी खाता है, चूहा को भी खाता है और सांप को भी खाता है। तो आप यहाँ पर इन सभी का नाम लिखेंगे। छिपकली क्या खाती है, तो आपको दिख रहा है छिपकली को जो है टिड्डा को खाती है, तो छिपकली के आगे आप लिख देंगे टिड्डा। आगे, ऊपर दिए गए आहार जाल में चूहों की संख्या घट जाए तो खाद्य जाल पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अगर चूहों की संख्या घटती है तो सांपों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि सांप जो है चूहे को पोषण के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जिससे बाज भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि बाज जो है, बाज के लिए चूहे भी खाने का एक स्रोत है, तो इसलिए बाज भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि चूहों की संख्या घट रही है। आगे देखते हैं, ये इसमें अंतिम वर्कशीट है, पेड़ पौधों का भोजन। जब लोग जंगल में घूमने जाते हैं तो छोटे छोटे तालाबों से पानी लेकर उसे उबालते हैं और उस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने में करते हैं। एक तालाब से पानी निकालना सुरक्षित है जहाँ मछलियाँ और अन्य जीव रहते हैं। उन तालाबों या झरनों से पानी नहीं लेना चाहिए जिनमें बहुत कम जीव हो। इसके क्या कारण हो सकते हैं।
देखिए, जिन तालाबों में या झीलों में या झरनों में जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो पानी बहुत विषैला नहीं है। लेकिन जहाँ जीव बहुत कम हों, इसका मतलब है वो पानी हानिकारक है, विषैला है, जिसकी वजह से उसमें जो जीव पाए जाने थे वो मर गए हैं। तो ये तो एक कारण हुआ। तो आप इसमें जो विकल्प चुनेंगे, प्रदूषित जल में बहुत कम जीव पाए जाते हैं, क्योंकि वो प्रदूषित जल है, वो विषैला है, हानिकारक है, जहरीला पानी है, जिसकी वजह से उसमें जीव मर गए हैं। तो ये आप इसका विकल्प यही चुनेंगे, बाकी सभी विकल्प सही नहीं हैं। आगे देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र में प्रत्येक तीर का निशान प्राणी के आहार को दर्शाता है। तो आपको क्या करना है, तो दिए गए चित्र में टिड्डे की क्या स्थिति होगी। देखिए, हमने टिड्डे की स्थिति को लिखा है, घास को खाएगा टिड्डा और टिड्डा को खाएगा चिड़िया। इसमें पीछे एक खाद्य जाल दिया गया है, आप उसको देखिएगा। घास को टिड्डा खा रहा है और टिड्डा को फिर चिड़िया खाएगी। तो इस तरह से जो है आर की स्थिति होगी। ये टिड्डा, जो टिड्डा है, इसकी स्थिति कहाँ रहेगी, आर पर रहेगी। तो इसको आप सही चुनेंगे। बाकी जो है इसमें कहीं पर भी टिड्डा फिट नहीं बैठता है, तो इसलिए जो है यही विकल्प आप चुनेंगे। तो आर जो है इसमें विकल्प को चुनेंगे। आगे देखते हैं, दी गई खाद्य श्रृंखला में से किसी एक भोजन जाल को खींचिए। तो यहाँ पर आपको जानवरों के नाम लिखने हैं, जानवरों के नाम फिर उन पे लिखने हैं। जैसे सूर्य से घास है, फिर टिड्डा है, फिर पक्षी है, फिर उल्लू है। तो इस तरह से देखिए, एक को आपको खींचना है। मान लीजिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से घास ने पोषण किया है, इसने भोजन बनाया है, फिर इस घास को खा लिया है टिड्डे ने, टिड्डे को खाया है पक्षी ने, किसी चिड़िया ने, और फिर इस चिड़िया को खा लिया है उल्लू ने। तो इस तरह से ये हमने एक चित्र खींचा है। तो आप भी इसको इसी तरह से बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को, जब कारखानों से रासायनिक पानी किसी नदी या झील में बहाया जाता है तो उसमें रहने वाले जीवों का क्या होता है, इससे उनके खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। देखिए, जब गंदा पानी झीलों में, नदियों में बहाया जाएगा तो वह पानी प्रदूषित हो जाएगा और उसमें रहने वाले जो जीव हैं वो समाप्त होने लगेंगे, क्योंकि वह पानी धीरे धीरे जहरीला होता चला जाएगा। इससे क्या होगा, और इससे उनकी खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी, तो ये उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 10 पेड़ पौधों का भोजन, इस पाठ की संपूर्ण वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।